कितना होगा -4p, 7 - 10 -3। Hi everyone, this is Pawan and you are watching my YouTube channel Torsia Way to Success। यहाँ हम आपको देते हैं क्वालिटी कंटेंट जिससे आप एग्जाम में बहुत ही आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। हम लोगों ने एक नया सीरीज स्टार्ट किया था जो था साइंस न्यूमेरिकल का, जो कि ग्रुप डी एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इस सीरीज का सेकेंड चैप्टर है। हमने पहले ही मोशन चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको दिखा देता हूँ हमें इस न्यूमेरिकल सीरीज में किन किन चैप्टर को करना है। फिजिक्स न्यूमेरिकल के अंदर हम लोगों को 7 चैप्टर ही कंप्लीट करने हैं। इसके अलावे जो भी चैप्टर बच जाएगा वो छोटे छोटे चैप्टर होंगे, मैं उसे मिसलेनियस में कंप्लीट करा दूंगा। चैप्टर 1 मैंने ऑलरेडी करा दिया है। आपको इस वीडियो का लिंक मोशन चैप्टर का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या इसके अलावे आपके स्क्रीन के राइट साइड में एक आई बटन आ रहा होगा, आप उस पर क्लिक करके मोशन चैप्टर देख सकते हैं। हमारा एम होगा इन 7 चैप्टर को पढ़ के रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में 7 से 8 मार्क्स सिक्योर करना, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी एग्जाम में 7 से 8 क्वेश्चन न्यूमेरिकल से ही आते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 4th चैप्टर को करने वाले हैं। इसका 2 पार्ट आएगा, ये पहला पार्ट है। बहुत सारे स्टूडेंट का ये डाउट रहता है कि हम लोग कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला स्टेप होगा आपको फॉर्मूला याद रखना है। न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए ये मस्ट है, ये जरूरी है कि आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। उसके बाद कॉन्सेप्ट, मैं आपको इस वीडियो में फॉर्मूला तो बताऊंगा ही, साथ ही साथ उसके कॉन्सेप्ट को भी बताऊंगा। उसके बाद हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो फॉर्मूला क्या है वो हम लोग देख लेते हैं। इस चैप्टर में मेनली हमें 3 फॉर्मूला पर ही फोकस करना है। फर्स्ट फॉर्मूला है F = m × a। इसका मतलब हुआ फोर्स = मास इंटू एक्सेलरेशन, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण। सेकंड फॉर्मूला है A = v - u/t। ये त्वरण का फॉर्मूला है। मैंने मोशन चैप्टर में इसे बहुत अच्छे से समझाया है, आप उसे जरूर देखिएगा। एंड सेकंड फॉर्मूला है P = मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम = मास इंटू वेलोसिटी। यहाँ मैंने सभी का मतलब लिख दिया है। F का मतलब क्या है फोर्स, P का मतलब मोमेंटम, A का मतलब एक्सेलरेशन, V का मतलब फाइनल वेलोसिटी। अब मैं आपको ये बता दूं कि फोर्स के अंदर हम लोग किन किन टॉपिक को कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, फोर्स के अंदर मेनली ये 4 टॉपिक है जिनसे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, और इस वीडियो में हम लोग शुरू के 2 टॉपिक को ही हम लोग कंप्लीट करेंगे, जो है बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। मैं आपको दिखा देता हूँ इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपके एग्जाम में कुछ इस टाइप का फिगर दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा टोटल नेट फोर्स, तो हमें कैसे निकालना है हम लोग उसे सीखेंगे। बट उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स। तो आपके दिमाग में एक आंसर आ रहा होगा, पुश या पुल, जिसे हम लोग बोल सकते हैं खिंचाव या धक्का। तो आपने शुरू से पढ़ा है खिंचाव या धक्का को बल कहा जाता है, पर मैं आपको बता दूं ये डेफिनेशन इसका गलत है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, खिंचाव या धक्का को बल नहीं कहा जाता है। खिंचाव या धक्का फोर्स का एक इफेक्ट है। इसका मतलब फोर्स के कारण ही खिंचाव या धक्का होता है। इन बातों को आसानी से समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए हमारे पास एक बॉक्स है, इसे हम लोगों को धक्का देना है। हम लोग इसे कैसे धक्का देंगे, हम अपने मांसपेशीय बल या मस्कुलर फोर्स का यूज करके इसे धक्का देंगे। जब हम लोग इसे धक्का देंगे तो ये कुछ आगे की तरफ जाएगा। यदि इसे हमें खींचना हो तो हम लोग क्या करेंगे, अपने मांसपेशीय बल का यूज करके इसे पुल करेंगे, इसे खींचेंगे। तो यहाँ से हम समझ पा रहे हैं कि फोर्स के कारण हम लोग किसी ऑब्जेक्ट को पुश कर सकते हैं या पुल कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ध्यान देना है, फोर्स के कारण ही पुल हो रहा है या पुश हो रहा है। पुल या पुश को हम लोग फोर्स नहीं बोलेंगे, ये क्या है, एक फोर्स का इफेक्ट है। फोर्स के कारण ही ये घटनाएं हो रही है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, खींचना या धक्का देना बल का एक इफेक्ट है। अगर आपको कोई ये पढ़ाता है कि खिंचाव या धक्का को बल कहते हैं, तो वो आपको गलत पढ़ा रहा है। अगर मैं भी आपको यही पढ़ाऊंगा तो मैं भी आपको गलत ही पढ़ा रहा हूँ। आई होप आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने अभी क्या समझाया है।
फिजिक्स में बल का कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। अगर आपके मन में ये डेफिनेशन आ रहा है कि बल क्या है, बल वह भौतिक कारक है जिसके कारण किसी वस्तु को हम लोग मोशन में ला सकते हैं या किसी वस्तु को हम लोग मोशन से रेस्ट में ला सकते हैं, तो ये बल का कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। ये बल का एक अलग पार्ट होता है अनबैलेंस फोर्स, ये उसका डेफिनेशन है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, फिजिक्स में बल का कोई परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है। अगर आपके मन में एक और डाउट आ रहा है कि हम लोग बल को ऐसे बता सकते हैं F = m/a, तो ये बल का डेफिनेशन नहीं है, ये बल का फॉर्मूला है। आगे और बताने से पहले मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। आपका क्वेश्चन दिया गया है, मैंने दो ऑब्जेक्ट लिखा है, एक है फुटबॉल और दूसरा उसी साइज का एक पत्थर। इसमें से धक्का देने के लिए हमें किस पर ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा? तो आपका सिंपल सा आंसर होगा पत्थर, या बिल्कुल। मान लीजिए कि पत्थर को धक्का देने के लिए हमें कितना फोर्स चाहिए, मैं लिख लेता हूं अपने मन से 10 न्यूटन। और फुटबॉल को धक्का देने के लिए हमें कितना फोर्स का जरूरत है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 4 न्यूटन। मैं इसे अपने मन से लिख रहा हूँ। इसका मतलब कि अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए फोर्स का मान अलग अलग हो सकता है। ये क्लियर है? तो यहाँ से हम लोग ये पता कर सकते हैं फोर्स का अपना एक वैल्यू होता है। अलग अलग ऑब्जेक्ट के लिए फोर्स का अपना एक वैल्यू होता है, इसके पास अपना मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब हुआ यही जो मैंने लिखा है 4 न्यूटन या 10 न्यूटन। तो यहाँ से हमें ये पता चला फोर्स के पास अपना एक मैग्नीट्यूड होता है। इसी तरीके से मैं एक और छोटा सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूँ। आपका क्वेश्चन है, मैंने यहाँ पे एक बॉक्स लिया है और आपका क्वेश्चन है, बॉक्स को दाईं ओर ढकेलने के लिए आपको किस ओर से वस्तु को ढकेलना है या इसे धक्का देना है। यहाँ पर एक बॉक्स है, आपको इधर दाएं की तरफ धक्का देना है, तो ये है मेरा राइट डायरेक्शन, दाएं तरफ। आपको बॉक्स को किस तरफ से धक्का देना है? आपको बॉक्स को इस तरफ से धक्का देना है या इस तरफ से धक्का देना है? जाहिर सी बात है आपको धक्का इस तरफ से देना है। इसका मतलब कि आपको जिस तरफ बॉक्स को धक्का देना है आपको फोर्स उसी डायरेक्शन में लगाना है। मतलब आप फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएंगे? राइट डायरेक्शन में लगाएंगे। जब आप इसे राइट डायरेक्शन में लगाएंगे तो ये ऑब्जेक्ट राइट डायरेक्शन की तरफ चला जाएगा। यहां से हमें ये पता चला कि जिस ऑब्जेक्ट को आपको जिस डायरेक्शन में पुश या पुल करना है आपको उसी डायरेक्शन में फोर्स लगाना पड़ेगा। अर्थात यहाँ पर फोर्स का अपना एक डायरेक्शन भी है। तो फिजिक्स के अंदर हम लोग जानते हैं जिस क्वांटिटी के पास अपना मैग्नीट्यूड हो या अपना डायरेक्शन हो उसे हम लोग कौन सा क्वांटिटी कहते हैं? वेक्टर क्वांटिटी या सदिश राशि। तो मैं इसे लिख सकता हूं, बल क्या है? एक सदिश राशि है। फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैं आपको दोबारा सदिश राशि का डेफिनेशन बता देता हूं। तो सदिश राशि किससे कहते हैं? वैसा राशि जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी हो उसे हम लोग सदिश राशि कहते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिए दोनों एक साथ होना चाहिए, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो फोर्स क्या है? फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, बल एक सदिश राशि है। तो फिजिक्स के अंदर जब कोई क्वांटिटी वेक्टर हो जाती है, जब कोई राशि सदिश हो जाती है तो उसका मान 3 होता है। कौन कौन? पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव एंड तीसरा 0। अभी मैं आपको बताने वाला हूं कब फोर्स का मान पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा और कब 0 होगा। मान लेते हैं हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और इसे मुझे दायां दिशा की तरफ मूव करना है, राइट डायरेक्शन की तरफ मूव करना है। तो मैं किधर फोर्स लगाऊंगा? इधर लगाऊंगा या इधर लगाऊंगा? सिंपल सा बात है, मैं इधर लगाऊंगा। तो मान लेते हैं मैंने यहाँ 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है। जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो ऑब्जेक्ट किधर चला जाएगा? राइट डायरेक्शन की तरफ। इसी प्रकार से मैं एक और ऑब्जेक्ट लेता हूं। अब मुझे इसे लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ मूव करना है, इस तरफ। तो मैं किस तरफ फोर्स लगाऊंगा? इस तरफ या इस तरफ? मुझे इधर जाना है तो मैं इधर ही फोर्स लगाऊंगा। मैंने यहाँ पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है। जैसे ही मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये ऑब्जेक्ट कहाँ चला जाएगा? लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ। यहाँ पर आप देखिए मैंने दोनों तरफ इक्वल फोर्स लगाया है। जब मैं आपको बोलूंगा
कि मैंने ऑब्जेक्ट पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है, तो आप नहीं बता पाएंगे मैंने राइट में लगाया या लेफ्ट में। तो ये डायरेक्शन बताने के लिए ही हम लोग पॉजिटिव या नेगेटिव का यूज करते हैं। यहाँ हम लोग अपने मन से राइट या लेफ्ट को प्लस या माइनस मान लेते हैं। मान लेते हैं कि राइट डायरेक्शन का फोर्स प्लस है और लेफ्ट का कितना हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा, +5 न्यूटन, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, -5 न्यूटन। आप चाहें तो राइट को माइनस भी ले सकते हैं। मान लेते हैं राइट डायरेक्शन का फोर्स माइनस में, तो लेफ्ट का ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, प्लस। तब यहाँ पे फोर्स कितना हो जाएगा, -5 न्यूटन, और यहाँ पर +5 न्यूटन। आई होप आप समझ पाए होंगे। जीरो कब होगा, जब किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगेगा ही नहीं, तो उसमें फोर्स का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। या इसके अलावे फोर्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। जब त्वरण का मान 0 हो जाए तो फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। देखिए कैसे, फोर्स इक्वल टू m इंटू त्वरण 0 हो गया, तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, 0। अब आगे हम लोग फोर्स का SI यूनिट, TGS यूनिट देखने वाले हैं। तो फोर्स का SI यूनिट क्या होता है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यूनिट कैसे आता है, आइए हम लोग समझते हैं। अगर आपको इसका फॉर्मूला याद है तो आप इसका यूनिट आसानी से निकाल सकते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो मास का यूनिट क्या होता है, kg, और त्वरण का क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे मैंने यहां पर लिखा है। इसका एक और यूनिट होता है न्यूटन। तो एक साइंटिस्ट थे न्यूटन, इन्होंने फोर्स के एरिया में बहुत ज्यादा काम किया था, तो उनको सम्मान देने के लिए फोर्स का ऐसा यूनिट न्यूटन रखा गया है। इसका सीजीएस यूनिट होता है डाइन। सीजीएस का मतलब होता है सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड। और 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 10⁵ डाइन। ये सब आपको याद रखना है, ये सब क्वेश्चन MCQ में बन जाते हैं। और इसका डायमेंशन क्या होता है, ml/t-2। इसका डायमेंशन मैं आसानी से आपको सिखा सकता हूँ कैसे निकाला जाता है। देखिए, अगर आपको इसका ऐसा यूनिट याद है तो आप इसका डायमेंशन बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसका यूनिट क्या है, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो kg का मतलब क्या होता है, मास। तो मास के लिए हम लोग बड़ी m का यूज करेंगे। मीटर, मीटर का मतलब क्या होता है, लेंथ। तो लेंथ को हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल L। और ये क्या है मेरा, सेकंड। सेकंड क्या बताता है, टाइम बताता है। तो सेकंड के लिए क्या आ जाएगा, बटा t का स्क्वायर। जब आप t को ऊपर करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ml/t-2। यदि आपको डायमेंशन के बारे में बहुत ही ज्यादा डिटेल से समझना है कि हम लोग कैसे निकालेंगे, तो मैं इसके लिए एक अलग 10 मिनट का वीडियो ला दूंगा। आप उस वीडियो को देखकर बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आपको फोर्स के बारे में समझ में आ गया होगा कि फोर्स क्या होता है, ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी, इसका यूनिट क्या होता है। अब हम लोग आगे फोर्स के ही अलग पार्ट को पढ़ने वाले हैं, जो होगा बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे बैलेंस फोर्स से। लेकिन उसके पहले मैं आपसे फिर एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, आपको उसका जवाब देना है। तो आपका क्वेश्चन ये है, आप इसे पॉज करके ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन क्या है, यदि कोई व्यक्ति रस्सी X से बॉक्स को खींचता है, मतलब एक रस्सी है उसका नाम क्या है X, और एक और व्यक्ति है रस्सी Y से बॉक्स को समान बल से खींचता है, मतलब कि जितना फोर्स पहला व्यक्ति लगा रहा है उतना ही फोर्स दूसरा व्यक्ति भी लगा रहा है। तो हमसे क्वेश्चन पूछा गया है बॉक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ओके, मैं आपको इसका फिगर दिखा देता हूं। यहां पर आप देख सकते हैं ये ऑब्जेक्ट है, और इस रस्सी का क्या नाम है X, और इस रस्सी का क्या नाम है Y, और ये दोनों इसे खींच रहे हैं। और सवाल में बोला गया है दोनों समान बल लगा रहा है, दोनों इक्वल फोर्स लगा रहा है। मान लेते हैं ये कितना फोर्स लगा रहा है, 10 न्यूटन, और ये भी कितना लगा रहा है, 10 न्यूटन। यहाँ पे इसका डायरेक्शन देखिए क्या है, एरो किस दिशा में, लेफ्ट की दिशा में। तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा है, लेफ्ट। और ये एरो कहाँ है, राइट की तरफ। तो ये फोर्स कहाँ लगा रहा है, राइट डायरेक्शन में, या हम लोग बोल सकते हैं दाएं दिशा की तरफ।
तो सवाल में बोला गया है बॉक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब आपको बताना है बॉक्स किधर जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा या राइट की तरफ जाएगा या ये यहीं पे रुक जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिए दोनों इक्वल फोर्स लगा रहा है, जितना फोर्स ये लगा रहा है उतना ही फोर्स ये लगा रहा है। तो बॉक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बॉक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बॉक्स वहीं पे रुका हुआ रहेगा। मतलब कि बॉक्स पर टोटल फोर्स कितना लग रहा है, हम बोल सकते हैं 0 न्यूटन। ऐसा क्यों हुआ आइए समझते हैं। यहाँ पर देखिए ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा है, लेफ्ट की तरफ, और ये लगा रहा है राइट की तरफ। आप अपने मन से किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव या नेगेटिव मान लीजिए। मैं मान लेता हूँ राइट डायरेक्शन को पॉजिटिव और लेफ्ट डायरेक्शन को नेगेटिव। तो यहाँ पे टोटल फोर्स या नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिए ये 10 न्यूटन लगा रहा है, किस तरफ है ये लेफ्ट, तो लेफ्ट को मैंने क्या माना है माइनस, यहाँ पे कितना जाएगा -10। और ये किस डायरेक्शन में लगा रहा है राइट, तो राइट को मैंने क्या माना है +10, तो +10। ये आपस में क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, तो मेरे पास क्या बचेगा 0। मतलब कि इस घटना के दौरान टोटल फोर्स या नेट फोर्स कितना है 0 न्यूटन। मतलब कि इसमें कोई फोर्स लग ही नहीं रहा है, इस कारण बॉक्स पर कोई इफेक्ट पड़ता ही नहीं है। तो मैं यहाँ पर संतुलित बल के बारे में बता रहा हूँ। तो संतुलित फोर्स इसे ही कहते हैं, बैलेंस फोर्स इसे ही कहते हैं। जब किसी ऑब्जेक्ट पर सभी डायरेक्शन से फोर्स लग रहा हो और उसका टोटल वैल्यू या नेट फोर्स कितना हो जाए 0 हो जाए, तब हम लोग क्या कहेंगे ये फोर्स बैलेंस फोर्स है। यहाँ पे आप लोग ध्यान दीजिए, अगर मैं इसे लिखूं -10 +10 तो ये किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर। अगर फोर्स को सॉल्व करने पर बराबर 0 आ जाए तो ये कैसा फोर्स है, बैलेंस फोर्स है। तो क्या बैलेंस फोर्स में ऑब्जेक्ट मूव करेगा, नहीं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूं यदि व्यक्ति द्वारा दोनों ओर लगाया गया बल समान या बराबर हो तो बॉक्स नहीं हिलेगा, इसे ही बैलेंस फोर्स कहते हैं। इस प्रकार हम इसका डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, बैलेंस फोर्स क्या है, जब किसी वस्तु पर एक साथ अनेक बल लग रहे हो तो उसका परिणामी बल या रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाता है 0 हो जाता है। तो ऐसे ही फोर्स को क्या कहा जाता है, बैलेंस फोर्स या संतुलित बल। इससे रिलेटेड एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको मालूम होना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिखा है बैलेंस फोर्स वस्तु के आकार को बदल सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपके पास एक बैलून है, आप इसे दोनों तरफ से इक्वल फोर्स लगाकर दबा रहे हैं। मान लीजिए आपने इधर से 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है और इधर से भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया है। आप इसे रियल लाइफ से रिलेट करके देखिए, आपके पास एक बैलून है और आप उसे बराबर फोर्स से दबा रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुब्बारा का आकार बदल जाएगा लेकिन कोई यहाँ पर मूवमेंट नहीं होगा। इसका मतलब बैलेंस फोर्स के द्वारा किसी भी वस्तु के आकार को बदला जा सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि किस बल के द्वारा वस्तु के सिर्फ आकार को बदला जा सकता है, तो इसका आंसर होगा बैलेंस फोर्स या संतुलित बल। लेकिन असंतुलित बल के द्वारा भी वस्तु के आकार को बदला जा सकता है, लेकिन उसमें सिर्फ वस्तु का आकार नहीं बदलता है, उसमें मूवमेंट भी आ जाता है। अगर वस्तु मूव कर रही है तो वो स्टॉप हो जाएगा, अगर ये स्टॉप है तो वो मूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक बैट्समैन बैटिंग कर रहा है और एक बॉलर बॉल कर रहा है। जब बॉलर बॉल फेंकता है तो बैट्समैन द्वारा जब बॉल को हिट किया जाता है तो उस समय बॉल का आकार क्या होता है, थोड़ा सा चेंज हो जाता है। यहाँ पर तो शेप चेंज हुआ लेकिन साथ ही साथ बॉल में मूवमेंट भी आ गया है। तो यहाँ पर हमने देखा बैलेंस फोर्स के द्वारा सिर्फ आकार में बदलाव होता है, जबकि अनबैलेंस फोर्स के द्वारा शेप तो चेंज होता ही है लेकिन साथ ही उसमें मूवमेंट भी आ जाता है। आई होप आपको बैलेंस फोर्स समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अनबैलेंस फोर्स या असंतुलित बल के बारे में जानने वाले हैं, लेकिन इसे समझने से पहले आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए और आपको उसका जवाब देना है। तो आपका क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति
रस्सी एक्स से बॉक्स को खींचता है और अन्य व्यक्ति रस्सी वाई से बॉक्स को खींचता है, दोनों असमान बल लगा रहे हैं, तो बॉक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा? मैं इसके लिए आपको एक इसका फिगर दिखा देता हूं। यहां पर देखिए, मान लेते हैं इस आदमी का नाम ए है और इसका नाम बी है। आप इस एरो को देखिए, ये किस डायरेक्शन में? लेफ्ट। और ये किस डायरेक्शन में? राइट। और ये दोनों मान लेते हैं कितना फोर्स लगा रहा है? ये लगा रहा है 30 न्यूटन और ये लगा रहा है 10 न्यूटन। तो आपसे सवाल में पूछा गया है बॉक्स पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मतलब कि बॉक्स किस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा, इस तरफ जाएगा या वहीं पर रहेगा। तो देखकर हम लोग आराम से बता सकते हैं कि बॉक्स किस तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ जाएगा। लेकिन हमें यह बताना है कि इस पे टोटल फोर्स कितना लग रहा है, नेट फोर्स कितना लग रहा है। तो मैंने आपको बताया था आप अपने मन से डायरेक्शन को पॉजिटिव या नेगेटिव मान सकते हैं। तो मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूं और इस डायरेक्शन को नेगेटिव। तो देखते हैं क्या होता है। ये 30 न्यूटन किस तरफ लग रहा है? लेफ्ट की तरफ। तो लेफ्ट को मैंने क्या माना है? माइनस। ये हो जाएगा -30। और राइट को मैंने क्या माना है? पॉजिटिव। और राइट की तरफ लग रहा है 10 न्यूटन। तो ये कितना हो जाएगा? +10। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा नेट फोर्स कितना आ जाएगा? 20 न्यूटन। मतलब कि यहाँ पर हमारा टोटल नेट फोर्स 20 है। और माइनस साइन क्या बता रहा है? देखिए, हमने माइनस लेफ्ट को माना था, मतलब कि ये जो फोर्स लग रहा है ये लेफ्ट डायरेक्शन की तरफ लग रहा है। मतलब कि ऑब्जेक्ट किस तरफ जाएगा? लेफ्ट की तरफ जाएगा। मैंने बैलेंस फोर्स में आपको बताया था, यदि फोर्स को सॉल्व करने के बाद इक्वल टू 0 आ जाए तो वो कौन सा फोर्स होगा? बैलेंस फोर्स। यदि 0 नहीं आए तो वो कौन सा फोर्स हो जाएगा? अनबैलेंस फोर्स, असंतुलित बल। आपको एक बात और याद रखना है, आपको नेट फोर्स या टोटल फोर्स हमेशा बराबर के बाद ही लिखना है। तो हमें यहां से यह पता चला कि असंतुलित बल के द्वारा ऑब्जेक्ट को मूव किया जा सकता है। तो मैं इसे लिख सकता हूं, यदि व्यक्ति द्वारा दोनों ओर लगाया गया बल अनइक्वल हो या असमान हो तो बॉक्स गति करेगा। इस प्रकार हम लोग इसका एक डेफिनेशन लिख सकते हैं। तो डेफिनेशन क्या होगा? जब बहुत सारा बल एक वस्तु पर काम कर रहा हो या वर्क कर रहा हो तो उसका रिजल्टेंट फोर्स या नेट फोर्स कितना होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तब ऐसे बल को हम लोग क्या बोलेंगे? असंतुलित बल। या हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं, असंतुलित बल के द्वारा किसी वस्तु को गति में लाया जा सकता है। मान लीजिए ये कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, हमने यहाँ पर 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और इधर भी 5 न्यूटन का फोर्स लगाया। तो ये कौन सा फोर्स है? दोनों तरफ इक्वल फोर्स लग रहा है, तो ये बैलेंस फोर्स है। इस फोर्स के द्वारा आपको लगता है ऑब्जेक्ट मूव करेगा? नहीं, क्योंकि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट करके 0 दे देगा। मतलब कि वस्तु को मूव कराने के लिए बैलेंस फोर्स नहीं, हमें कौन सा फोर्स चाहिए? अनबैलेंस फोर्स। तो इसे ही मैंने यहाँ पर लिखा है। सेकंड क्या हो जाएगा? गतिशील वस्तु को विराम में लाया जा सकता है। अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसे हम लोग कौन सा फोर्स लगा के रोक सकते हैं? तो अनबैलेंस फोर्स। या थर्ड है हमारा, वस्तु की गति की दिशा को बदला जा सकता है। ये पॉइंट आपके न्यूमेरिकल में तो नहीं आएंगे, लेकिन जब आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो हो सकता है ये पॉइंट वहां पूछा जाए। अब हम लोग बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स के कॉन्सेप्ट पर ही बहुत सारे न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। हम लोग देखेंगे किस प्रकार के न्यूमेरिकल इसमें बन सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, हमें एक डायग्राम दे दिया गया है और हमसे पूछा गया है नेट फोर्स कितना है। तो आपको सिंपली क्या करना है, किसी भी डायरेक्शन को पॉजिटिव या नेगेटिव मान लीजिए। तो मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेता हूं और इस डायरेक्शन को नेगेटिव मान लेता हूं। ये कौन सा डायरेक्शन है? राइट। और ये कौन सा डायरेक्शन है? लेफ्ट। तो चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं।
ये 17 यूनिट है। ये कौन सा डायरेक्शन में, राइट, तो राइट को मैंने प्लस माना है, तो मैं इसे लिख देता हूँ +17। ये भी राइट में है तो ये हो जाएगा +10। ये लेफ्ट में है, लेफ्ट को मैंने माइनस माना है तो ये क्या हो जाएगा -22। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे हमें कितना प्राप्त होगा, ये हो जाएगा 27 -22, 5 यूनिट। ये तो पता चल गया हमारा आंसर 5 है, लेकिन दो ऑप्शन 5 है, तो हमारा राइट होगा कि लेफ्ट होगा। यहाँ पे आप ध्यान दीजिए 5 प्लस में है या माइनस में, तो यहाँ प्लस है, कुछ नहीं है तो प्लस है, और प्लस को मैंने कौन सा डायरेक्शन माना है, राइट, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 5 यूनिट राइट की तरफ, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी इसी प्रकार से है, बस अंतर यहाँ इतना है कि यहाँ एक फोर्स और बढ़ा दिया गया है। तो मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूं और इस डायरेक्शन को नेगेटिव। ये राइट है और ये लेफ्ट है, तो ये तीनों राइट की तरफ लग रहा है, तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे। 10 + 5 + 8, और ये लेफ्ट की तरफ लग रहा है तो ये कितना हो जाएगा -15, एंड ये भी -15। इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। जब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे हमें कितना प्राप्त होगा, 23 - 30 = -7। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दो ऑप्शन 7 है, लेकिन यहाँ पर माइनस साइन आया और माइनस को हमने क्या माना है, लेफ्ट, मतलब कि हमारा जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा 7 यूनिट लेफ्ट की तरफ। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन में बोला गया है यदि सिस्टम एक बैलेंस फोर्स सिस्टम है तो एक्स का मान कितना होगा। हमें ऑलरेडी बता दिया गया है ये सिस्टम में बैलेंस फोर्स लग रहा है, तो बैलेंस फोर्स में क्या होता है, सभी फोर्स का नेट फोर्स कितना होगा, 0 होगा, तो हमें यहाँ ध्यान रखना है। तो हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे और इस डायरेक्शन को नेगेटिव लेंगे, तो ये तीनों राइट डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा +10 + 7 + 4x - 3, और ये लेफ्ट की तरफ है तो लेफ्ट को मैंने क्या माना है, नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -22। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए सवाल में बोला गया है ये बैलेंस फोर्स सिस्टम है, तो बैलेंस फोर्स सिस्टम में नेट फोर्स कितना हो जाता है, 0, तो मैं यहाँ पे =0 कर दूंगा। अब हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। 10 + 7 17 + 4x - 25 = 0। अब ये दोनों आपस में माइनस हो जाएगा, 4x - 8 = 0, 4x = 8, देन x = ये दो बार में से कट गया तो x का मान आ गया 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। आपको इतना कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं है, आप चाहें तो बहुत सारा स्टेप माइंड में भी कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और आपको वीडियो समझ में आ रहा है, कुछ नया सीखने को मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यदि आप इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैंने PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं, या इसके अलावा मैंने इसका लिंक कमेंट बॉक्स में भी पिन कर दिया है, आप वहां से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी टाइप से है। यहां भी बोला जा रहा है एक सिस्टम कैसा है, बैलेंस फोर्स सिस्टम है, तो हमें किसका मान निकालना है, y का मान निकालना है। ये क्वेश्चन आप लोग खुद से ट्राई कीजिएगा, आपसे जरूर बनेगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें x का मान निकालना है। इसमें बोला जा रहा है यदि निकाय का मतलब है सिस्टम, असंतुलित
बल प्रणाली है। मतलब कि अब हमारा सिस्टम कैसा है, अनबैलेंस फोर्स सिस्टम है। मतलब कि हमारा नेट फोर्स अब 0 नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, जिसका परिणामी बल का मतलब है नेट फोर्स, बाईं ओर 10 यूनिट है। मतलब कि हमारा नेट फोर्स दे दिया गया कितना है, 10 यूनिट। जब हम लोग बराबर करेंगे तो बराबर में हमें क्या डालना है, 10। अब हम लोगों को 0 नहीं डालना है, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग इसे वैसे ही सॉल्व करेंगे। हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं और इस डायरेक्शन को नेगेटिव। तो यहां पर आप ध्यान दीजिए, ये तीनों फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, राइट साइड। तो हम लोग इसे लिखते हैं +6 + 5x + 10 + 15। और ये किस तरफ लग रहा है, लेफ्ट की तरफ, और हमने लेफ्ट को क्या माना है, नेगेटिव। तो ये कितना हो जाएगा, -7x + 13। बहुत सारे बच्चे यहीं पर गलती करेंगे। आपने बोर्ड बास में पढ़ा होगा, ये माइनस क्या होता है, सभी से गुना होता है। तो गुना करने के लिए हम लोग कौन सा यहाँ पे साइन देंगे, ब्रैकेट का। अब बराबर क्या होगा, बराबर हमें नेट फोर्स कितना दिया गया है, 10। तो यहाँ पे हम लोग 10 लिखेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए, यहाँ पे बोला गया है बाईं ओर, मतलब कि ये लेफ्ट की तरफ लग रहा है, और लेफ्ट को हमने कौन सा माना है, नेगेटिव। तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव साइन। आगे सॉल्व करते हैं। सिक्स + 5x, ये कितना हो जाएगा, 25। माइनस सबसे गुना होगा, -7x - 13 = 10। 6 + 25 31। 31 में क्या करेंगे हम लोग, 13 को माइनस कर देंगे, तो कितना बचेगा, 18 + 5x - 7x = 10 -10। अब ये 18 क्या होगा, उस साइड चला जाएगा, तो ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। तो कितना बचेगा, -2x बराबर -10 - 18। -2x = -28। ये 2 से 14 बार में खत्म हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना आया, 14, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। अब हम लोग छठे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 भी सेम टाइप से मैं इसे बना देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन में हमें x का मान निकालना है। सिस्टम कैसा दिया गया है, अनबैलेंस फोर्स सिस्टम, असंतुलित बल निकाय, और रिजल्टेंट फोर्स कितना है, 5 यूनिट दाहिने तरफ। ठीक है, तो हम लोग इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे और इस डायरेक्शन को नेगेटिव। तो ये दोनों देखिए राइट साइड में, तो ये दोनों प्लस में होंगे, तो हम लोग इसे लिख लेते हैं 5a - 10 + 12 - 2a। और ये फोर्स लेफ्ट की तरफ है और हमने लेफ्ट को माइनस माना है, तो ये हो जाएगा -12 = नेट फोर्स कितना दिया गया है, 5 यूनिट। तो हम लोग यहाँ पे 5 लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये राइट साइड की तरफ है, इसका एरो इस तरफ है, और हमने इस एरो को क्या माना है, पॉजिटिव। तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। इसको सॉल्व करते हैं। 5a - 2a कितना हो जाएगा, 3a। ये +12, ये -12 आपस में कैंसिल हो जाएगा। क्या बचा यहाँ पर, -10 = 5। 3a = 5 + 10, 3a = 15। तो हमारा a का मान कितना आ गया, a = 5, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा समय लेकर बना रहा हूँ, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको पूरा सॉल्यूशन दिखाकर बना रहा हूँ, मैं पूरा जो भी स्टेप है उसे कर रहा हूँ, इसलिए मुझे थोड़ा सा समय लग रहा है। अगर आपका कैलकुलेशन फास्ट है तो आप बहुत सारा स्टेप अपने माइंड में कर सकते हैं, और इस सवाल को आप आराम से विदिन 40 सेकेंड बना सकते हैं, 40 सेकेंड के अंदर आप इसे बना सकते हैं।
अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें P का मान निकालना है। इसमें बोला जा रहा है सिस्टम कैसा है, अनबैलेंस फोर्स सिस्टम है। ये क्वेश्चन नंबर 6 के तरह ही है, जिसका परिणामी बल कितना है 7 यूनिट बाईं ओर लेफ्ट की तरफ। तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम लोग क्या करते हैं, इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं और इस डायरेक्शन को नेगेटिव। मैं इतना डिटेल से बता रहा हूँ इसलिए अब मुझे समय लग रहा है। आप लोग इसे दिमाग में रख सकते हैं कि ये एरो मेरा पॉजिटिव होगा और ये मेरा नेगेटिव होगा, तो आपको सिर्फ सॉल्व करते जाना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये इस तरफ एरो है और इस एरो को मैंने पॉजिटिव लिया है, तो मैं इसे क्या करूँगा प्लस 2p प्लस 7, और ये एरो इस तरफ है और इस एरो को मैंने नेगेटिव माना है, तो ये कितना हो जाएगा -10 -6p बराबर नेट फोर्स कितना लग रहा है 7। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए ये लेफ्ट की तरफ लग रहा है, इसका एरो इस तरफ है, तो इस एरो को मैंने क्या लिया है नेगेटिव, तो यहाँ पे मैं नेगेटिव साइन दूंगा। आगे सॉल्व करते हैं। 2p -6p कितना होगा -4p, 7 -10 -3 इक्वल टू -7 -4p इक्वल टू -7 प्लस 3 -4p इक्वल टू -4, माइनस माइनस कैंसिल, ये 4 से 4 एक बार में कैंसिल, तो p का वैल्यू कितना आ गया 1, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी प्रकार से, बस अंतर यहाँ इतना है, यहाँ एक साइड में राइट और लेफ्ट दोनों फोर्स दे दिया गया है, तो कोई बात नहीं, हम लोग उसी प्रकार से इसे सॉल्व करेंगे। ये डायरेक्शन हो गया हमारा पॉजिटिव और ये डायरेक्शन हो गया नेगेटिव, तो इसका एरो इस तरफ है और इस एरो को हमने पॉजिटिव लिया है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 5z प्लस 7, ये इस तरफ है, तो इस एरो को हमने क्या लिया नेगेटिव, तो ये कितना हो जाएगा -6z, ये फोर्स इस तरफ लग रहा है और इसे भी मैंने नेगेटिव लिया है, तो ये कितना हो जाएगा -10, और ये एरो हमारा इस तरफ है, इसे हमने पॉजिटिव लिया है, तो ये कितना हो जाएगा प्लस 4z प्लस 7। अगर आप लोग को ये डाउट है कि मैं यहाँ पे ब्रैकेट क्यों नहीं ले रहा हूँ, तो प्लस में नहीं भी लीजिएगा तो काम चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन माइनस में आपको लेना पड़ेगा। बराबर नेट फोर्स कितना है 10 यूनिट, और सवाल में बोला जा रहा है ये बल बाईं तरफ लग रहा है। अच्छा, फिगर में थोड़ा सा गलती हो गया है, आप लोग इसे इस तरफ कर लीजिए। तो इस एरो को हमने क्या माना है नेगेटिव, तो ये कितना हो जाएगा -10। आगे से हम लोग सॉल्व करते हैं। प्लस 5z -6z, या मैं ऐसे कर लेता हूँ 5z प्लस 4z 9z, और 9z में 6z माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा 3z, ये +7 और ये +7 कितना हो जाएगा +14, और ये -10 बराबर कितना हो गया -10। क्वेश्चन नंबर 8 भी इसी टाइप से है, बस अंतर इतना है कि इस ऑब्जेक्ट के इस तरफ ही राइट एरो और लेफ्ट एरो एक साथ दे दिया गया है, उसी प्रकार इधर भी लेफ्ट एरो
और राइट एरो एक तरफ दे दिया गया। तो कोई बात नहीं, हम लोग इसे वैसे ही सॉल्व करेंगे। मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेता हूं और इस डायरेक्शन को नेगेटिव। अब हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। ये किस तरफ लग रहा है, ये इस तरफ, इसका एरो इस तरफ है और इस एरो को मैंने पॉजिटिव लिया है, तो मैं इसे क्या लिखूंगा, प्लस 5z प्लस 7। इसका एरो इस तरफ है और इस एरो को मैंने नेगेटिव लिया है, तो ये कितना हो जाएगा, -6z। उसी प्रकार ये कितना हो जाएगा, -10 और ये हो जाएगा प्लस 4z प्लस 7। और नेट फोर्स कितना है, 10 यूनिट इक्वल टू 10। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ बोला जा रहा है, यहाँ जो रिजल्टेंट फोर्स है वो लग रहा है दाहिने तरफ। दाहिने तरफ मतलब इस तरफ, और इस डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लिया है, तो ये कितना हो जाएगा, +10। आगे सॉल्व करते हैं। 5z - 6z -z, या छोड़िए आप ऐसे कर लीजिए, 5z प्लस 4z 9z, 9z में 6z चला गया, कितना बचेगा, 3z। 7 प्लस 7 14, 14 माइनस 10 कितना बचेगा, 4 इक्वल टू 10। 3z इक्वल टू 10 माइनस 4, 3z इक्वल टू 10 माइनस 4 6। तो z का वैल्यू कितना हो जाएगा, z इक्वल टू 2, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अब मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूं होमवर्क, आपको इसका जवाब बनाकर कमेंट बॉक्स में देना है, ताकि मुझे पता चले आपको समझ में आया। तो आपके लिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10। ये दोनों बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप इसे बहुत ही आराम से बना सकते हैं। अगर आपको इस क्वेश्चन का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो मैंने पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप वहां से कर सकते हैं, या इसके अलावे आप कमेंट बॉक्स चेक कर लीजिएगा, मैंने वहां भी इसका लिंक दे दिया है। एंड एट द एंड, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं बहुत ही जल्दी इसका पार्ट 2 लाने वाला हूं, और इस तरीके से हम लोग 4th चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।